हेलो। 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 Hello. Good afternoon. Good afternoon to all the students. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे धीरे धीरे जो है मीटिंग में ऐड हो रहे हैं और थोड़ी देर का हम सभी वेट करेंगे जब तक सभी बच्चे ऐड नहीं हो जाते। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस सबको लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। लगभग सभी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं और किसी भी स्टूडेंट को यदि कुछ क्वेरी होगी तो वो सेमिनार के एंड में जो है अपना हाथ रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उनको अनम्यूट किया जाएगा। आप अपना क्वेश्चन लास्ट में करेंगे।
एक बार दोबारा सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज अच्छा गया होगा। मेरा सभी स्टूडेंट से अनुरोध है कि वो कुछ टाइम और वेट करें, ताकि बाकी के सभी स्टूडेंट ऐड हो सकें। ओके, मैं देख रहा हूँ सुहेल, मेघा, प्रशांत आर्या, आशीष बोरा, गौरव कुमार और एक अननेम्ड व्यक्ति हैं हमारे पास। SW5TAG90 कोड है इनका। अगली बार से जब आप ज्वाइन करें तो आप ये ध्यान रखिए कि जब कभी किसी जूम की मीटिंग में, किसी भी वेबिनार में आप आ रहे हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप जो है अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके ही अटेंड करें, ताकि आपका नेम मुझे विजिबल हो जाए। तो इसमें अभी 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेम की जगह कोड आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ और बच्चे धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। तो सभी लोग जो है, मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? यदि आ रही है तो प्लीज़ आप एक थम्स अप दे करके मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ आप तक लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैंड रेस दे रहे हैं। मैं आशीष बोरा से अनुरोध करूँगा कि वो अनम्यूट होकर के मुझे कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है। यस सर, आ रही है। ओके आशीष, थैंक यू। डन सर। ओके, थोड़ी देर और वेट करेंगे। अभी हमारे पास कुल 10 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। कुछ 2-3 पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि किसी टेक्निकल कारण से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और किसी को अगर ये रिकॉर्डिंग चाहिए होगी या इस पीपीटी में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ अभी के सभी के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उस पीपीटी में से नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। तो हम यहाँ पर आज के इस सेशन में जो है इस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह डिटेल में समझेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ज्वाइन होने के बाद लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्शन की वीक होने की वजह से ये हो रहा हो। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ इस प्रेजेंटेशन में। बाकी के बच्चे जिस जैसे जैसे ऐड होते चले जाएंगे, मैं उस हिसाब से जो है डील कर लूँगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वेबिनार का, हम बेसिक सर्वेइंग को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि अब तक आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन क्लासेस में मैंने आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स की सहायता से, चाहे बुक से डायरेक्टली मैंने आपको जितना भी टेक्स्ट एक्सप्लेन किया है, तो कई बार ये देखा जाता है कि वो इनफ नहीं होता, क्योंकि सर्वेइंग एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है जिसको समझने के लिए प्रैक्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिकल्स आप कॉलेज के नॉर्मल सेशंस में करते हो लेबोरेटरीज में, आपका जो सर्वेइंग ये सब्जेक्ट है इसके प्रैक्टिकल्स ओपन फील्ड में होते हैं। ठीक है, क्लासरूम प्रैक्टिकल्स नहीं होते इसके। तो क्योंकि अभी तक हमें कोई चांस मिला नहीं, तो इसी के लिए मैं वेबिनार के माध्यम से आपको कुछ पिक्चोग्राफी प्रेजेंटेशंस के साथ ये समझाने की कोशिश करूँ कि सर्वेइंग है क्या। तो हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम हमेशा जो है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय हम हमेशा डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन, अबव और बिलो द अर्थ सरफेस एंड लोकेटिंग द पॉइंट्स ऑन द फील्ड। ठीक है, यानी की सतह पृथ्वी की सतह पर, उससे नीचे या उस सतह से ऊपर बिंदुओं के बीच जो सापेक्ष स्थिति ज्ञात करने की कला होती है,
इसी को हम सर्वेक्षण करना कहते हैं। सर्वेइंग का जो मूलभूत, इसका जो मूल अर्थ है वो मैं आपको बताया था कि सर्वे करने का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना बेसिकली, ठीक है ना, डेटा कलेक्ट करना। आप डेटा को कलेक्ट करके डेटा के साथ मैनिपुलेशन करते हो। मैनिपुलेशन करने का मतलब आप डेटा के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक है। आप डेटा के साथ वर्क करते हो, कार्य करते हो डेटा पर, और कार्य करने के वो कार्य जो भी आप कर रहे हो, जिस भी जानकारी को आपने इकट्ठा किया है और जो भी कार्य आप उस पर कर रहे हो, किसी न किसी उद्देश्य के साथ कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो सर्वेक्षण का जो मूल अर्थ होता है वो होता है जानकारी इकट्ठा करना। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था पिछली क्लासेस के कुछ वीडियोस में, जहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा बताया था, जैसे एक पॉपुलेशन सर्वे करके जनगणना करना जो होता है। जनगणना करते समय हम करते क्या हैं, जो भी सरकारी विभाग, एनजीओ या अन्य कोई भी संस्था जब कभी जनगणना करने फील्ड पे उतरती है, दैट इज पॉपुलेशन सर्वे करने के लिए फील्ड पे उतरती है, तो उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करने जा रहा है सर्वे का, पॉपुलेशन सर्वे का, वो उस क्षेत्र से संबंधित हर प्रकार के मनुष्य का एक लिखित जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिपेयर करके लाए, जिसमें उसको ये बताना होता है कि उस क्षेत्र में विभिन्न उम्र के जो लोग हैं उनकी क्या क्या संख्या है, कितने लोग उसमें एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, ठीक है, कितने जॉब करते हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह से आप किसी क्षेत्र का जब एक डेटा या डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हो, जिसमें मानवीय संबंधित सारा डेटा होता है, तो उसको हम जनगणना करना कहते हैं, डेट इज पॉपुलेशन सर्वे। ऐसे ही जो है सरकारी विभाग जो हैं हमारे, वो कई तरह के सर्वेज लगातार डेली बेसिस पर करते रहते हैं, जिनका कई बार तो हमें पता होता है और कई बार नहीं होता। अब इस सर्वेक्षण जो मैंने आपको अभी जो शब्द अर्थ बताया, शब्दार्थ दिया है, इसको हम सिविल इंजीनियरिंग से जोड़ते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में भी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें उस कार्य से संबंधित प्लानिंग करनी होती है, ठीक है ना। आप बिना प्लान किए किसी भी कार्य को एग्जीक्यूशन में नहीं ला सकते। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस कार्य से संबंधित सभी प्लानिंग पहले कर लें और अपने प्लान के अनुसार हम कार्य को अंजाम दें, ठीक है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी कार्य हो, सबसे पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है। अच्छा, प्लानिंग करने के लिए नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपके अनुसार? तो प्लानिंग करने के लिए जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है डेटा। आपको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप कहीं पर कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल है, मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, मैं बाद में मौका दूंगा आपको बीच में, ठीक है ना। आप बाद में हैंड रेस करेंगे और जो है अगर किसी को मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो वो अपने किसी ऐसी जगह पर जा कर के पोजीशन ले सकता है जहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल्स आपके अच्छे आ रहे हों, ताकि मेरी आवाज़ जो है क्लियरली आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो सर्वेइंग क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। आगे बढ़ते हैं। तो जब कभी मैंने आपको सर्वेक्षण की डेफिनेशन बताई है, मैंने आपके सामने दो शब्दों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। दोबारा पीछे जाएंगे, मैंने जिन शब्दों का स्पष्ट वर्णन करता हूँ मैं आपको एनोटेट करके बताता हूँ, ठीक है। दैट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। हमेशा मैंने आपको इन दो शब्दों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। जो सापेक्ष निर्धारण होता है, जो सापेक्ष स्थिति का हम निर्धारण करते हैं, उसी को हम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेक्षण करना कहते हैं। अब ये सापेक्ष स्थिति का मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो सापेक्ष स्थिति को समझने के लिए हम मैथ्स में जाएंगे, ठीक है। आपने मैथमेटिक्स में जो है कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से, आप निर्देशांक प्रणाली नाम से आपने कुछ पाठ पढ़े हैं अपने स्कूल टाइम में, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब कभी आपको कोई ग्राफ कॉपी पर कार्य करना होता है, ग्राफ कॉपी में आपको लाइंस खींचने के लिए दी जाती हैं, चाहे वो समीकरण के रूप में दी गई हो, चाहे आपको कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांकों के रूप में दी गई हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ अक्ष होते हैं जिनको हम एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है हमारे पास, जेड एक्सिस है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है। तो इन अक्षों के आधार पर हम बिंदुओं का लोकेशन बताते हैं, ठीक है ना। जैसे ए, यहाँ पर आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, बी और बिंदु सी।
तो यदि बिंदु ए की लोकेशन हमें यहाँ पर बतानी हो किसी थर्ड पर्सन को, तो हम क्या करते हैं, एक आधार बिंदु ले लेते हैं, जिसे हम मूल बिंदु भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के आधार पर मैं क्या करता हूँ, बिंदु ए के निर्देशांक बताता हूँ। कैसे बताता हूँ, एक ब्रैकेट बनाऊंगा। ठीक है, ब्रैकेट में सबसे पहले मैं इस बिंदु ए का जो x अक्ष पर मान है वो लिखूंगा, दैट इज x1, और y अक्ष पर मान लिखूंगा, दैट इज y1। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है 2, और y1 का वैल्यू क्या है 3। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ये बोरिंग सा लग सकता है कि सर ये पुरानी चीजें दोबारा क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन रिलेटिव पोजीशंस को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। लगभग सभी बच्चों को पता है ये कि ए को बताने के लिए जो मेरे कोऑर्डिनेट बनेंगे ए के, वो बनेंगे 2,3। ठीक है ना, तो 2,3 जो मेरे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए की स्थिति को दर्शाते हैं। दोबारा आपको मैं थोड़ा जोर देके बताना चाहता हूं कि कौन सी स्थिति को बताते हैं, सापेक्ष स्थिति को बताते हैं। किसके आधार पर, मेरे मूल बिंदु यानी पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ के आधार पर, जिसके निर्देशांक खुद में क्या है 0,0। ठीक है ना, तो मूल बिंदु 0,0 के आधार पर मैंने बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी को के लोकेशन को डिटरमाइन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु ए 2,3 निर्देशांक पर है, बिंदु बी 5 और y अक्ष पर -3 की दूरी पर है, और वैसे ही सी बिंदु जो है -1 और -5 की दूरी पर है। तो ये तीनों जो हैं बिंदु ए के निर्देशांक कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट्स। किस तरह के निर्देशांक, आश्रित निर्देशांक, दैट इज डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं जो अभी कुछ टर्म्स का यूज कर रहा हूँ मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताए हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है, एक बहुत नॉर्मल वर्ड्स हैं जो कि सर्वेक्षण के फील्ड में यूज किए जाते हैं, और आपको इन शब्दों को बोलने की आदत हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप आगे से जब कभी मैं इन शब्दों का यूज करूंगा, अगर आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको समझना है किसी भी टॉपिक को, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो ए बी सी इन तीन बिंदुओं के आश्रित निर्देशांक यानी डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 2,3, 5,-3 और -1,-5 है। ये जो बिंदु के निर्देशांक हैं किस चीज पर आश्रित है, ये मूल बिंदु के अपने स्वतंत्र निर्देशांक पर यानी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दैट इज 0,0 पर पूरी तरह आश्रित हैं, तो कहलाते हैं आश्रित निर्देशांक। तो बिंदु ए बी सी जितने भी बिंदु की लोकेशन मैंने यहाँ पर इस ग्राफ कॉपी पर निकाली है, ये लोकेशन, ये स्थिति का जो मैंने वर्णन किया है, ये कहलाएगा सापेक्ष स्थिति। ठीक है, सापेक्ष स्थिति मतलब मैंने उसके रिलेटिव पोजीशन निकाले। बिंदु ए का रिलेटिव पोजीशन निकाला किसके रेफरेंस में, मेरे ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन के रेफरेंस में। वैसे ही बी का लोकेशन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो जितने भी बिंदु है मेरे उन सभी के लिए रेफरेंस बिंदु का जो कार्य है, मूल बिंदु का जो कार्य है वो मेरा कर रहा है मूल बिंदु, दैट इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिलेटिव पोजीशन का मतलब समझ में आया होगा यहाँ पर कि व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन। तो इसी तरह, ये तो ग्राफ कॉपी की बात हो गई, इसी तरह फील्ड में जब आप जाते हैं और किसी भी स्टेशन बिंदु को आपने डिफाइन करना होता है, ठीक है, ये सारे स्टेशन है मान लीजिए। देखिए स्टेशन बिंदु, बच्चे सोचते होंगे शुरुआत में कि ये स्टेशन पॉइंट का क्या मतलब है। मैंने कई बार जो है स्टेशन पॉइंट, स्टेशन बिंदु इस वर्ड का वर्णन तो किया है, जिक्र भी किया है, लेकिन स्टेशन क्या होता है, स्टेशन आपके फील्ड पे वो पॉइंट होगा। ठीक है, स्टेशन पॉइंट का मतलब आपके फील्ड में स्थित वह बिंदु है जिससे आपको कि कोई भी कार्य करवाना है या खुद करना है। ठीक है ना, यानी जिस पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है फील्ड पर, वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का मार्किंग हो सकता है, या फिर आपके फील्ड पे वो वाला स्टेशन हो सकता है जहां पर आप अपने उपकरण का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है ना, तो वो जो पॉइंट होगा अर्थ के सरफेस पर, वो आपका स्टेशन पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस ग्राफ कॉपी पर मैंने 3 पॉइंट्स दर्शाए थे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। इसी तरह फील्ड में जब आपको किसी पॉइंट को डिफाइन करना होगा यानी उसकी लोकेशन को बताना होगा, तो हमें फील्ड में हमेशा कुछ आधार बिंदुओं का चयन करना होता है। जैसे इस ग्राफ कॉपी में आधार बिंदु बन रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दैट इज 0। उसी तरह फील्ड में जब कभी किसी नए स्टेशन को निर्धारित करना होता है, तो कुछ आधार बिंदुओं के सापेक्ष ही किया जाता है। ठीक है, तो यही, इसी का मतलब जो है वो है कि रिलेटिव पोजीशन निकालना क्या होता है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में, पिछले स्लाइड की इस डेफिनेशन में जो रिलेटिव पोजीशन की बात हो रही है,
वो रिलेटिव पोजीशन का मतलब है ये जो मैंने आपको अभी अगले स्लाइड में बताया था, ठीक है ना। किसी भी बिंदु को हमेशा एक आधार बिंदु के रेस्पेक्ट में दर्शाया जाता है। अच्छा, बीइंग अ सर्वेयर, अब हम बात करेंगे आपको कौन सी वो 5 चीजें हैं जिनमें आपको माहिर होना है, यानी आपकी 5 ऐसी अपनी खुद की जो पर्सनल ट्रेट्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए किसी भी सर्वेक्षण के कार्य को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो ट्रेट आपको डेवलप करना होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है ना। बच्चे हिंदी वाले बिल्कुल ना घबराएं, मैंने हर चीज को हिंदी में भी लिखा हुआ है अपनी अगली स्लाइड पर, तो मैं बराबर डिस्कस करूंगा इस चीज पर, ठीक है ना। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी जब कभी आप सर्वेक्षण का कोई भी कार्य करने के लिए फील्ड पर जाते हैं, देखिए हर बार कार्य करने के लिए आपको एक ही क्षेत्र से लेना देना नहीं है। आपको पूरी पृथ्वी की सतह पर कहीं पर भी किसी भी कार्य को करने के लिए भेजा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इससे वाकिफ होंगे मेरी इस बात से। तो जरूरी नहीं है कि कभी हर बार क्षेत्र का प्रकार एक ही होगा, क्षेत्र का जो नेचर है वो एक ही होगा। कभी ढालू भूमि पर भेजा जाएगा, कभी समतल भूमि पर भेजा जाएगा, प्लेन उस पर भेजा जाएगा। तो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जितना अच्छा होगा, आप उतने बेहतर तरीके से ये डिसाइड कर पाएंगे कि सर्वेक्षण के उस कार्य को करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन से उपकरण का प्रयोग करना है, और जो स्टेशन पॉइंट्स लोकेट करने हैं उनकी फाइनल लोकेशंस को किस तरह निर्धारित करना है। अभी कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके सर के ऊपर से भी जा रहे होंगे, लेकिन घबराने की आपको कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ आप ये एक्चुअली एग्जामिनेशन में भी आपसे नहीं पूछा जाता। ये मैं आपके थोड़ा पर्सनल कारणों से आपको बता रहा हूँ कि आपने किस किस ट्रेड को डेवलप करना है अपने इन 3 सालों में जब आप अपने डिप्लोमा का एक कोर्स करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन में आप माहिर होने चाहिए, ठीक है। कई बार आज के ज़माने में जो आधुनिक कार्य हैं कंप्यूटर से भी किए जाते हैं सॉफ्टवेयर की सहायता से। तो आपको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर चलाने का भी कुछ अनुभव होना चाहिए, ठीक है ना। आपका मैपिंग और डाटा रिप्रेजेंटेशन स्किल, ठीक है, भी अच्छी होनी चाहिए। स्टेक आउट करना मतलब फील्ड पर किसी भी कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी स्किल्स होती हैं, स्किल्स जैसे मार्किंग करना स्टेशंस की, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्टिवली यूज करना, जैसे आप फीता जरीब कुछ भी लेकर के कभी फील्ड पे जाते हो तो फीता पकड़ना, फीता को रीड करना, इंस्ट्रूमेंट को रीड करना, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट यानी अल्पतमान कैलकुलेट करना, ये सारे छोटे मोटे कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें स्टेक आउट करना कहते हैं, ठीक है ना। तो स्टेक आउट की स्किल्स जो है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए। उपकरण को किस तरह हैंडल करना है, उपकरण को मतलब हैंडलिंग स्किल्स वो जो होती हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होती हैं, ये सभी स्किल्स जो हैं इन 5 स्किल्स में समाती हैं, ठीक है ना। तो ये 5 जो आपके स्किल हैं वो बेहतर होने चाहिए। तो हिंदी में जिसको हम बोलते हैं, सबसे पहले निर्णय लेने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। फील्ड वर्क और डाटा संग्रह करने में आप तेज होने चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ज्ञान कंप्यूटिंग और डाटा प्रोसेसिंग का भी होना चाहिए। आपको मैपिंग और डाटा रिप्रेजेंटेशन का कुछ अनुभव होना चाहिए। और स्टैक आउट करना आपको क्षेत्र में उचित स्थानों पर स्मारकों या दाव लगाने और स्थापित करने के लिए जो भी कार्य करने होते हैं, आपको वो कार्य भली भांति अच्छी तरह आने चाहिए। तो इन 2 सालों में जब आपको मैं सर्वेक्षण भाग 1 और भाग 2 इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊंगा, तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपकी इन्हीं 5 स्किल्स को डेवलप करना होता है, ठीक है ना। एक सर्वेयर बनने के लिए, एक उचित सर्वेयर बनने के लिए आपके 5 स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो आपको दिमाग में यही चीजें ध्यान में रखते हुए इन सब्जेक्ट्स के साथ डील करना होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सर्वेक्षण के किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे कुछ उद्देश्य जरूर होता है, ठीक है ना। आप कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं करते, चाहे वो सर्वेक्षण का हो या ना हो। तो सर्वेक्षण में भी जो भी कार्य आप करते हो हमेशा वो किसी उद्देश्य के साथ करते हो। तो यदि कोई थर्ड पर्सन आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, कि सर्वेक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें जो सबसे कॉमन उद्देश्य है जैसे कहीं का नक्शा तैयार करना, ठीक है ना, नक्शा तैयार करना है। उसके अलावा किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी जानकारी इकट्ठा करना, ये एक उद्देश्य हो सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज मैंने सब कुछ समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इज द प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ प्लान और एस्टेट और ऑफ बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, पाइपलाइंस, कैनाल्स एक्सेट्रा, और टू मेजर एरिया ऑफ फील्ड, स्टेट, नेशन। तो इस एक लाइन में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आपको सर्वेक्षण में नॉर्मली यानी
साधारण रूप से क्या क्या कार्य जो होते हैं बेसिक जो आपको सबसे ज़्यादा करने होते हैं, यहाँ पे सब आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य संपत्ति या भवनों, सड़कों, रेलवे, पाइपलाइंस, नहरों आदि की परियोजना या क्षेत्र, राज्य, राष्ट्र के क्षेत्र को के मापन का हो सकता है। दूसरा, objective of geodetic surveying is to determine precise locations या positions on the surface of the earth of widely distant points। मैंने आपको क्लास नोट्स में भी बताया था कि जब कभी सर्वेक्षण करने के लिए जो क्षेत्र का आकार है वो 250 वर्ग किलोमीटर से बड़ा होता है, तो 250 वर्ग किलोमीटर से बड़े क्षेत्र बड़े आकार के क्षेत्र के लिए हम हमेशा भूपटल सर्वेक्षण यानी जियोडेटिक सर्वेइंग करते हैं, जिसमें हमें पृथ्वी के बाहरी सतह की वक्रता को भी ध्यान में रखकर कार्यों को करना होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के बाहरी सतह में वक्रता के कारण जितने भी सर्वेक्षण के कार्य आप करते हो उनमें बाय नेचुरल यानी नेचुरल रूप से प्राकृतिक रूप से कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो उन एरर्स से अपने ऑब्जर्वेशंस को बचाने के लिए, अपने लिए हुए प्रेक्षणों को उन त्रुटियों से बचाने के लिए हम जियोडेटिक सर्वेक्षण के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। इसका मैंने आपको एक डायग्राम सहित मैंने उदाहरण भी दिया था जब आपके क्लासरूम्स में आपके लेक्चर्स में कंडक्ट करा रहा था, ठीक है। अगले स्लाइड पर हम जाकर देखते हैं सर्वेक्षण के मूल यूजेस क्या होते हैं, कि सर्वेक्षण जो ये सब्जेक्ट है इस विषय का क्या एप्लीकेशन है, क्यों पढ़ते हैं हम इस विषय को, वो समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए 1 मिनट चाहूंगा आपसे, ठीक है। तो सर्वेक्षण के मुख्य जो अनुप्रयोग हैं दैट इज एप्लीकेशंस हैं, उनमें से कुछों को मैंने यहाँ लिस्ट किया है। जैसे पहला है टू प्रिपेयर अ टोपोग्राफिकल मैप which shows the hills, valleys, rivers, villages, town, etc. of a country। एक स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करने के लिए जो किसी देश की पहाड़ियां, घाटी, नदियों, गांवों, कस्बों आदि को दर्शाता हो। अब आपने कभी इस तरह का नक्शा, हो सकता है कईयों ने, जिन लोगों ने 10वीं कक्षा में अपनी एटलस की जो बुक होती है जिसमें नक्शे बनाए बने होते हैं, ठीक है, तो यदि उस एटलस पर कभी ध्यान दिया हो तो एटलस में आपको कई प्रकार के नक्शे देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से दर्शाऊंगा कि एक टोपोग्राफिकल नक्शे का मतलब क्या होता है। देखिए नक्शे भी ना कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी आप जैसे जैसे सर्वेक्षण में आगे पढ़ेंगे आप जानेंगे कि जो नक्शों की बात मैं कर रहा हूँ, कई प्रकार के नक्शे होते हैं जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नक्शा जो है वो होता है टोपोग्राफिकल नक्शा, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। तो स्थलाकृतिक मानचित्र का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रखा है मैंने आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्षेत्र दर्शाया गया है, ठीक है। कुणाल तिवारी जी बार बार एग्जिट हो रहे हैं, लगता है इनका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी जगह पे रिलोकेट हो जाएं जहां पर इंटरनेट के थोड़े अच्छे सिग्नल्स आपको मिले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यार राइट साइड में लोअर पार्ट में एक टोपोग्राफिकल नक्शा, लेफ्ट में भी देख सकते हैं एक क्षेत्र का स्थलाकृतिक मानचित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको बंद घेरे में रेखाएं दिख रही हैं, इन्हें समुच्चय रेखा कहा जाता है, कॉन्टूर। ये आपके सर्वेक्षण के भाग 2 में आता है ये वाला चैप्टर जो है। लेकिन यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि टोपोग्राफिकल नक्शा क्या होता है। तो इसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्र के प्रकार को दर्शाने वाला जो नक्शा है, क्षेत्र के प्रकार में कहने का मतलब है जो प्राकृतिक फीचर्स होते हैं, जो प्राकृतिक आकृति होती है आपके क्षेत्र की, जैसे स्लोपी है, पहाड़ी क्षेत्र है, समतल क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, तो किस तरह का क्षेत्र है उसे दर्शाने के लिए जो नक्शे तैयार किए जाते हैं उन्हें स्थलाकृतिक मानचित्र नक्शे या फिर टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो टोपोग्राफिकल नक्शा बनाया गया है, इसको पढ़ करके एक थर्ड पर्सन आसानी से यह पहचान सकता है कि क्षेत्र का प्रकार किस तरह का है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक घाटी है, घाटी के बाद फिर अपहिल हम चल रहे हैं एक पॉजिटिव स्लोप यानी ग्रेडियंट के साथ, फिर हम डाउनहिल, हमें पता चल रहा है कि क्षेत्र के किस हिस्से पर घाटी है और क्षेत्र का कौन सा हिस्सा ऊंचाई में ज्यादा उठा हुआ है। तो इस नक्शे को पढ़ करके हम इजीली ये बता सकते हैं कि किस तरह का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो एक सर्वेक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोपोग्राफिकल नक्शों को बनाना, ठीक है ना।
इसके अलावा और यूजेस भी देखते हैं। सर्वेक्षण के और इम्पोर्टेंट यूजेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है वो होता है सैन्य कार्यों के लिए, यानी मिलिट्री के जो काम होते हैं, मिलिट्री यानी सैन्य कार्य जो हैं, वहाँ पर नक्शों का जो महत्व होता है वो और 10 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो हम सैन्य कार्यों के लिए नक्शे बनाने का कार्य करने के लिए सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं। टू प्रिपेयर कंटूर मैप एंड टू डिटरमाइन कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर एंड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर रोड, रेलवे एक्सेट्रा, ठीक है ना। समोच्च नक्शा तैयार करने और जलाशयों की क्षमता निर्धारित करने और सड़कों, रेलवे आदि के लिए सर्वोत्तम संभव मार्ग खोजने के लिए, तो सर्वेक्षण के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस में आता है जलाशय की क्षमता। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, नैनीताल आप सभी लोग गए होंगे, तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपसे कोई अगर ये पूछ लेता है कि बताएं कि नैनीताल की झील में लगभग कितना पानी होगा, कितना मीटर मीटर क्यूब पानी होगा, कितना एम क्यूब यानी घना जो मीटर होता है कितना पानी है, तो आप किस तरह अंदाजा लगाएंगे? आप कैसे बताएंगे कि कितना गैलन, कितना मिलियन गैलन या फिर कितना एम क्यूब पानी जो है आपके झील में है? तो उसके लिए आपको एक समोच्च नक्शा तैयार करना होता है। समोच्च नक्शे का मतलब है जिस नक्शे के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था, जिसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं, उसी का एक दूसरा नाम है समोच्च नक्शा, ठीक है ना। तो टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं वो समोच्च नक्शों का ही एक उदाहरण है, जो मैंने आपको पीछे यहाँ पर ये नक्शा दिखाया है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अ कंटूर मैप, ठीक है ना। तो आपने उस नैनीताल की झील का इसी तरह का एक समोच्च नक्शा बनाना होगा। उस समोच्च नक्शे को देख करके, यानी उस स्थलाकृतिक समोच्च नक्शे को आप देख करके झील में, यानी झील को हिंदी में हम जलाशय बोलेंगे, ठीक है ना, उस रिजर्वायर में, उस जलाशय में कितना पानी है या कितनी मृदा है, इसकी गणना हम कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हम लोगों के लिए। तो पानी का संरक्षण करना, पानी के रिसोर्सेज को टैप करना, पानी के स्रोतों का पता लगाना, ये सिविल इंजीनियर्स के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्यों में आ जाता है। तो इसलिए जो है रिजर्वायर की कैपेसिटी और डिटरमाइन करना एक बहुत ही इजी टास्क होना चाहिए किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। तो इजी टास्क उसे इजी बनाने के लिए जरूरी है कि आपको नक्शे पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। नक्शे पढ़ने की ट्रेनिंग आपको बराबर जो है मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम। अभी तक मैंने कोई ऐसा प्लान आपके लिए नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में आने वाली क्लासेज में आपको नक्शे भी पढ़ना सिखाऊंगा, अलग अलग टाइप के जितने नक्शे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटूर मैप के बाद यानी स्थलाकृतिक मान समोच्च नक्शों के बाद हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल मैप की। अब ये आर्कियोलॉजिकल मैप का क्या मतलब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक मानचित्र। आपने भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पाकिस्तान, जो साउथ पाकिस्तान है, इसके ज़्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष आज भी पाते हैं, ठीक है ना। तो इन अवशेषों की खोज करके, इनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा करके एक जो नक्शा तैयार किया जाएगा, उस नक्शे को हम आर्कियोलॉजिकल मैप बोलते हैं, पुरातात्विक नक्शा कहते हैं। अब पुरातात्विक नक्शा तैयार करने का उद्देश्य क्या है कि पुराने जमाने में जहाँ पर कभी नदियां हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो और इन सब के जो एस्टाब्लिश्ड सिटीज हैं हुआ करते थे, तो उनकी लोकेशन को नक्शे के माध्यम से किसी थर्ड पर्सन को समझाने के लिए हम आर्कियोलॉजिकल मैप्स तैयार करते हैं, पुरातात्विक मानचित्र। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सर्वेक्षण का जो है, माफी चाहूंगा अगर मेरी तरफ से कुछ डिस्टरबेंस साउंड को लेकर के आपको आ रहा है, अगर एक्चुअली मैं भी जिस क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ वहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, लेकिन आप ध्यान देंगे जिस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। टू प्रिपेयर आर्कियोलॉजिकल मैप, टू प्रिपेयर अ जियोलॉजिकल मैप शोइंग एरियाज इंक्लूडिंग अंडरग्राउंड रिसोर्सेज, ठीक है ना। भूमिगत संसाधनों को सहित क्षेत्रों को दर्शाने वाला भूगर्भीय मानचित्र तैयार करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बहुत
कम टाइम में आपको कई टाइप के मानचित्रों के बारे में बता दिया। सैन्य मानचित्र होते हैं, स्थलाकृतिक मानचित्र होते हैं, समुच्च मानचित्र होते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक मानचित्र होते हैं। मानचित्र मतलब है नक्शा, ठीक है। उसी तरह भूगर्भीय मानचित्र भी होते हैं, दैट इज जियोलॉजिकल मैप्स, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा के समझाऊं, ठीक है। तो आपको मैं दिखा दूंगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सैन्य नक्शे का एक उदाहरण दिया गया है। रेलवे लाइंस दिखाई गई हैं, ब्रिजेस दिखाए गए हैं, रिफ्ट वैलीज दिखाई गई हैं, एनिमी के बंकर्स जो हैं, या फिर अपने जो साथियों के बंकर्स हैं, उन बंकर्स की लोकेशन दिखा रखी है। कई बार जो है स्लोप दिखाया जाता है कि मान लीजिए सैन्य कार्य के लिए जैसे टैंक्स होते हैं, बहुत हैवी मशीनरीज होती हैं, उन हैवी टैंक्स को यदि आपने किसी ढालू क्षेत्र पर भेजना है तो उनके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल रास्ता कौन सा होगा। बेस्ट पॉसिबल रास्ता मतलब जहां पर कम से कम चढ़ाई फेस हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने। मान लीजिए किन्हीं दो क्षेत्रों के बीच अगर वॉर हो जाता है, वॉर की कंडीशन आ जाती है, तो ज्योग्राफिकल रूप से यानी भौगोलिक रूप से दुश्मन पर हैवी पड़ने के लिए, दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए आपको किस क्षेत्र के कौन से हिस्से से अटैक करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। वो डिसाइड करने के लिए आप सैन्य एक मानचित्र तैयार कर सकते हैं, वहाँ का एक स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार कर सकते हैं, या फिर एनिमी की या फ्रेंडली लोकेशंस को डिफाइन करने के लिए आप जो है मैप्स को तैयार करते हैं। तो इस तरह के मैप्स कहलाते हैं मिलिट्री मैप्स। ये मैंने एक बहुत इजी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर दिखाया है सामने स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये एक मिलिट्री मैप का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे रेड मतलब एनिमी पोजीशंस, ब्लू मतलब फ्रेंडली पोजीशंस, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक हिल को नेम और नंबर किया जाता है सबसे पहले तो, ठीक है ना। जैसे ये इसको नाम दिया गया है हिल नंबर 368। हिल नंबर 368 में एक एनिमी बंकर दिखाया गया है। उसी तरह एक अलग हिल है जहां पर एनिमी का दूसरा बंकर दिखाया गया है, और उसके सबसे पास का जो अपना फ्रेंडली बंकर है उसकी लोकेशन को दर्शाया गया है। तो इस तरह से सैन्य उद्देश्यों से जो है सैन्य नक्शे भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आर्कियोलॉजिकल मैप्स। तो ये जो मैप सामने आपके है, जो मैप आपको दिख रहा है सामने, ये सिंधु घाटी सभ्यता को दर्शाया गया है, ठीक है ना। आज से कई हजारों साल पहले जो सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करती थी, तो उसको उस जो खुदाई हुई है इस जगह की, जो एक्सकेवेशन में हमको अवशेष मिले गए, अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों का अनुमान लगा करके एक नक्शा तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देख सकते हैं आप जो पुरानी साइट्स हैं, पुरातात्विक स्थल थे, जैसे रोपर, बनवाली, कालीबंगन, हड़प्पा, दबरकोट, ठीक है ना, मुंडीकाक, मेहरगढ़, नौशेरा, मोहनजोदारो, ठीक है ना, कुली, बामपुर। तो ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के कई मशहूर शहरों में से हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सुक्का गेंदोर, शागाई हिल्स, ठीक है ना, इंडस नदी, गल्फ ऑफ ओमान तो आपका यूएई वाला हिस्सा आ गया, पर्शियन गल्फ वाला हिस्सा आ गया। धौलावीरा, ये धौलावीरा सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जैसे राखी घड़ी, बनवाली, गनेरी वाला, दिजी, सिंध घाटी सभ्यता। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस को जब किसी नक्शे पर दर्शाया जाता है तो इस तरह के नक्शे कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल मैप्स, ठीक है ना। ये भी आप ही बनाते हैं, एक सिविल इंजीनियर ही क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग एक नैरो ब्रांच ना होते हुए सबसे वाइड ब्रांचेज में से एक है। मतलब एक ऐसी ब्रांच जो कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ पे आपको कार्य करने का एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है, ठीक है ना। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल मैप है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। कीबोर्ड में कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से पेज बार बार स्लाइड्स जो हैं चेंज हो रही हैं, तो आप अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने दिखा रखा है ये जियोलॉजिकल मैप है, ठीक है ना। इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, क्योंकि जो ये जियोलॉजिकल मैप होते हैं इनको बनाने के उद्देश्य और ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मल्टी कलर मैप दिखा रखा है, बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है। तो ये जो कलर्स हैं
इन कलर्स की सहायता से हम किसी भी क्षेत्र में अलग अलग टाइप के जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने खनिज संपदा, कहीं किसी क्षेत्र की खनिज संपदा का पता करने के लिए, खनिज संपदा मतलब ओर्स, मिनरल्स, ठीक है ना। आपके मान लीजिए आपके क्षेत्र में कई अलग अलग प्रकार के मिनरल्स की बहुतायत है जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे कितने हिस्से पर कौन सा खनिज फैला हुआ है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस मैप में, इस जियोलॉजिकल मैप में हमें उस चीज़ का एक अंदाज मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये राइट साइड में जो ये टेबल बनाई हुई है, कलर टेबल, इस कलर टेबल को हम लीजेंड कहते हैं, ठीक है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो आप हमेशा ये स्पेशल टर्म्स जो मैं आपको बताऊंगा आप इन्हें नोटबुक में लिखते रहेंगे। तो कोई भी नक्शा है जिसमें कलर्स या फिर नाम या चिन्ह के माध्यम से किसी भी क्षेत्र के अलग अलग फीचर्स को दर्शाने का प्रयास किया गया हो, उन कलर्स, चिन्हों या फिर नेम का जो टेबल होता है, इस तरह का टेबल, इस टेबल को लीजेंड कहा जाता है। LEGEND, लेजेंड, ठीक है ना। हिंदी में भी इसे लेजेंड ही कहते हैं। तो आपने ये वर्ड हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। कि एक कोई भी पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ लेजेंड, लेजेंड से आप क्या समझते हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा कि किसी भी नक्शे पर कलर, चिन्ह, नाम आदि इत्यादि का मतलब दर्शाने के लिए जो टेबल बनाई जाती है, उस टेबल को हम लीजेंड टेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर का मतलब क्या है? मेटामॉर्फिक बेड। आपने चट्टाने, आप आजकल चट्टानों के बारे में पढ़ ही रहे होंगे अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल के चैप्टर में। तो यहाँ पर ब्लू कलर से मेटामॉर्फिक चट्टानों को दर्शाया गया है। मेटामॉर्फिक चट्टानों में भी कौन सी? प्लेरोरिक रॉक है, मीजोपोलैरिक रॉक है, प्री कैलेम्ब्रियन रॉक है। ये कुछ ऐसे नाम है जो आपको अभी जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन इस तरह से हम नीले रंग से जो है यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ पे नीला रंग है वहाँ वहाँ पर इन ओर्स का बताया गया है। वैसे ही जहाँ जहाँ लाल रंग से चिन्ह किया गया है वहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स दर्शाई गई हैं, ठीक है ना। उसी तरह अलग अलग कलर से अलग अलग खनिज संपदा का वर्णन इस नक्शे के माध्यम से किया गया है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं एक क्षेत्र है जिसके नीचे पेट्रोलियम रिजर्व है। पेट्रोलियम रिजर्व मतलब यहाँ पर एक नदी दर्शाई गई है, ठीक है। ये जो नीले रंग से एक नदी दर्शाई गई है, नदी के आसपास दिखाया रखा है नीचे वाटर बियरिंग सैंडस्टोन है, ठीक है ना। अभी वाटर बियरिंग सैंडस्टोन का क्या मतलब है? देखिए, जमीन के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे कुछ ऐसी चट्टानें भी होती हैं जो पानी होल्ड करके रखती हैं अपने अंदर, ठीक है ना। इन्हें हम एक्वीफर कहते हैं, ये आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्वीफर्स होते हैं यानी ऐसी चट्टानें जो जमीन के नीचे अपने अंदर पानी होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पर इस नक्शे में दर्शाया गया कि नीचे एक सैंडस्टोन का स्ट्रेटा है जिसके अंदर पानी है, ठीक है ना। ऊपर से नदी तो बह रही है लेकिन नीचे एक सैंडस्टोन का स्ट्रेटा ऐसा है जिसके अंदर पानी की बहुतायत है। साथ ही साथ ये ग्रेनाइट की एक बड़ी सी चट्टान, और यहाँ पर पेट्रोल बियरिंग सैंडस्टोन दिखा रखा है, यानी ऐसा सैंडस्टोन जिसमें पानी की जगह क्रूड ऑयल है, जिससे कि हम पेट्रोलियम पदार्थ बनाते हैं। तो इस तरह पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा को दर्शाने के लिए भी जो जो मैप बनाए जाते हैं, उन मैप्स को जियोलॉजिकल मैप्स कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वेक्षण के प्रकार मैं बता चुका हूं। वैसे सर्वेक्षण का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, कई आधार हैं जिनके बेसिस पर सर्वेइंग को क्लासिफाई किया जाता है। तो आज हम क्लासिफिकेशन को एक बार अच्छी तरह देख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, प्लेन सर्वेइंग है, जियोडेटिक सर्वेइंग है, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग का अर्थ क्या है? कि सर्वेक्षण का वह कार्य जिसमें आप क्षेत्र को एक समतल क्षेत्र मानकर, ठीक है ना, सर्वेक्षण का कोई भी कार्य करते हैं, वह प्लेन सर्वेइंग कहलाता है। द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल। हम सभी को पता है कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार है। दस द सरफेस इज ऑब्वियसली कर्व्ड, यानी पृथ्वी की जो बाहरी सतह है वो वक्र है, वक्राकार है, घुमावदार है, ठीक है ना। बट इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। हम जब भी समतल सर्वेक्षण करते हैं, हम जब भी समतल सर्वेक्षण करते हैं, हम उसमें पृथ्वी की वक्रता को कभी भी कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना। कभी कभी भी उसे इंपॉर्टेंस नहीं देते। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग इज कंप्लीटली लो।
समतल सर्वेक्षण में जो कार्य को किए जाने की परिशुद्धता होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के एरर्स अलाउड होते हैं। कुछ हद तक आप त्रुटियां के साथ कार्य कर सकते हो, जिससे कार्य के परिशुद्धता को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लेन सर्वेइंग इज डन इन ऑन एन एरिया ऑफ लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी 250 वर्ग किलोमीटर से कम के क्षेत्र पर, यहाँ पर विमान ये गलत लिखा हुआ है, कम के क्षेत्र पर समतल सर्वेक्षण किया जाता है, ठीक है ना। तो समझ रहे होंगे आप इसका मतलब, अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से छोटा क्षेत्र है तो हमेशा जो सतह है उसे समतल मान के कार्य किया जाएगा, और यदि इससे बड़ा है तो आपको जियोडेटिक यानी भूपटल सर्वेक्षण किया जाना करना पड़ता है। इन जियोडेटिक सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इट इज एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर्स। एग्जाम में भी इसी तरह लिखेंगे आप जब कभी आपसे क्वेश्चनिंग होगी। द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स कंसिडर्ड इज कंसिडर्ड अ कर्व्ड लाइन, ठीक है ना। समतल सर्वेक्षण में मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी को जोड़ने वाली जो रेखा है, यदि इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर्स यानी लगभग 200 टू 250 किलोमीटर से कम है। अभी मैं क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लंबाई की बात कर रहा हूँ, दूरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 250 किलोमीटर से अगर कम की दूरी है तो आप इस लाइन को एक स्ट्रेट लाइन मानकर कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि दूरी 250 किलोमीटर से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में लाइन कभी स्ट्रेट नहीं मानी जाएगी, ये हमेशा कर्व्ड मानी जाएगी, ठीक है ना। कर्व्ड इसके लिए क्योंकि हम इन दो बिंदुओं ए और बी के बीच की अधिक दूरी के कारण हम जो भी लाइन हम खींचे हैं उसको हमेशा एक कर्व्ड लाइन माना जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इतनी दूरी पर पृथ्वी की जो वक्रता है वह लाइन की सीधाई पर सीध पर जो है असर डालेगी और हमारे प्रेक्षण में त्रुटियां बढ़ जाती हैं, जिस वजह से हमें भूपटल सर्वेक्षण यानी जियोडेटिक सर्वेइंग के सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। जियोडेटिक सर्वेइंग के बाद यहाँ पर मैंने पृथ्वी को दर्शाया है, ठीक है ना। पृथ्वी पे ये जो क्षेत्र दिखा रखा है यहाँ पर, ये 250 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है। यदि 250 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दर्शाए गए हैं, पी, क्यू और आर। इन तीनों स्टेशन बिंदुओं को मैंने लाइन से जोड़ दिया है, तो एक त्रिकोण बन रहा है आपके सामने, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यदि ये जो क्षेत्र है जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया, यदि ये क्षेत्र 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम है तो जो ट्राइंगल आप कंसिडर करेंगे वो प्लेन ट्राइंगल कहलाएगा। यानी इस ट्राइंगल की जो तीनों भुजाएं हैं, पी क्यू, क्यू आर और आर पी, ये स्ट्रेट लाइंस मानी जाएंगी। लेकिन यदि यह क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर से बड़ा है तो आपका ट्राइंगल यानी जो त्रिकोण है वो कभी समतल नहीं, वो हमेशा स्फेरॉइड ट्राइंगल कहलाया जाता है, ठीक है ना। जियोडेटिक ट्राइंगल कहते हैं जिसकी जो भुजाएं हैं वो सीधी ना होकर, आप देख सकते हैं, सीधी ना होकर कर्व्ड है। आर पी एक आर्क बन रहा है, एक चाप बन रही है, उसी तरह पी क्यू एक अलग चाप बन रही है, क्यू आर एक अलग चाप बन रही है, ठीक है ना। उसी तरह इन भुजाओं के बीच का जो कोण है वो भी प्लेन यानी समतल कोण ना होने के बजाय कहलाएगा स्फेरिकल कोण, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल एंगल। तो अभी आपको खाली नाम पता होने चाहिए। देखिए मेजरमेंट कैसे करना है, दोनों के बीच का फर्क कैसे निकालना है, वो आपके हायर स्टडीज में बताया जाता है। आप यदि डिग्री करते हैं, बीटेक करते हैं आगे जा करके, तो वहाँ पर आपको इन मेथड्स के बारे में बताया जाएगा कि आप किस तरह एक प्लेन एंगल और एक स्फेरॉइड एंगल के बीच का फर्क निकाल सकते हैं। अभी आपको खाली पता होना चाहिए कि दोनों चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है ना। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन सर्वेइंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, तो जो प्राइमरी क्लासिफिकेशन में हमने आपको बताया इट्स प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में उपकरणों के आधार पर जरीब सर्वेक्षण होता है, दिक्सूचक सर्वेक्षण या कंपास सर्वेइंग होता है, समतल पटल सर्वेक्षण इट इज प्लेन टेबल सर्वे होता है, थियोडोलाइट सर्वे होता है, टेशोमेट्रिक सर्वे होता है, फोटोग्राफिक सर्वे जिसे हम सैटेलाइट सर्वेइंग भी बोलते हैं, होते हैं, ठीक है। मेथड्स के आधार पर फिर दो भागों में बांटा है। मैंने आपको इस तरह नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या किया है इस प्रेजेंटेशन में, मैंने आपको मेथड्स के आधार पर एक नया वर्गीकरण निकाल के अलग से बताया है। तो यहाँ पर मेथड्स के आधार पर जो है एक त्रिकोणीकरण सर्वेक्षण दैट इज ट्राइंगुलेशन सर्वे होता है और एक ट्रैवर्सिंग होता है।
अब देखिए ट्राइंगुलेशन तो मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन दोबारा बताऊंगा, उसकी चिंता ना करें। हम यहाँ पर जानेंगे कि ट्रेवर्स यानी माला रेखन, इसको हिंदी में हम कहते हैं माला रेखन करना। ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विधियों के आधार पर हमारे पास होता है त्रिकोणीयन सर्वेक्षण, दैट इज ट्राइंगुलेशन सर्वे, और दूसरा होता है माला रेखन, दैट इज ट्रेवर्स सर्वे। अब आगे आने वाले डायग्राम में हम देखकर समझेंगे कि ये माला रेखन क्या है, ठीक है। मोहित टमटा ने बड़ी देर से ज्वाइन किया है, तो आपको मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग पूरी शेयर कर दूंगा, फिर दोबारा जो है उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्या क्या बातें हुई थी। मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे चैट्स में भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब एक बार मुझे थम्स अप करके एक आइडिया दे दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर है। मिस्टर आशीष बोरा, क्या एक बार आप दोबारा अनम्यूट होकर प्रशांत आर्या, क्या पूछना चाह रहे हो आप? अनम्यूट होकर बात करिए प्लीज़, मैं आपको अनम्यूट होने का मौका दे रहा हूँ। प्रशांत आर्या, प्रशांत आर्या, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है ना, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। तो विधियों के आधार पर फिर यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं सर्वेक्षण को दो भागों में तोड़ा गया है, ट्राइंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग। अब हम आगे अगले आने वाले डायग्राम में देखेंगे इन दोनों का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन का एक नक्शा दिखा रखा है, ठीक है ना, इंग्लैंड का। अब यदि कोई ये क्षेत्र, आप इसको एक क्षेत्र के भांति कंसिडर करेंगे, ये क्षेत्र दिया गया है आपको, बहुत बड़ा सा रीजन है, एक इलाका है, और आपने इस इलाके का नक्शा तैयार करना है, ठीक है। तो इतने बड़े क्षेत्र का नक्शा तैयार करने के लिए आपकी क्या अप्रोच होगी? सबसे पहले तो मैंने आपको शुरुआत की दूसरी स्लाइड पे मैंने आपको सर्वेक्षक के कुछ ट्रेड्स, पर्सनल ट्रेड्स के बारे में बताया था जिसमें आप माहिर होने चाहिए। तो किस तरह आप डिसीजन लेंगे, क्या आपकी अप्रोच होगी इस कार्य को लेकर के? तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था सर्वेक्षण के जो दो सिद्धांत हैं, उसके पहले जिसका दूसरा पहला जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, जिसे मैंने कहा था कि सर्वेक्षण को हमेशा पूर्ण से खंड की ओर किया जाना चाहिए, यानी हमेशा इसको एक बड़े रूप से छोटे रूप की ओर विभाजित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया है, इस बड़े क्षेत्र को धीरे धीरे छोटे छोटे आकार के त्रिभुजों पे उसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इन त्रिभुजों का इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट करके एट लास्ट सभी का योग करके यानी सम करके वो इजीली जो है पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस पूरे क्षेत्र को छोटे आकारों में विभाजित करने के लिए ट्राइंगल्स का यूज किया है, यानी त्रिकोणीकरण करके हमने। तो इसी जो एक कार्य है, जो एक क्रियाविधि है त्रिकोणीकरण करने की, इसी को हम इंग्लिश में ट्राइंगुलेशन करना कहते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्राइंगुलेशन में हम ट्राइंगल्स का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में ट्राइंगल ही एक ऐसा आइडियल ज्योमेट्रिक फिगर है, एक ऐसी आदर्श ज्यामिति है जिसका क्षेत्रफल बड़ी आसानी से और जिसे भूमि पर निर्धारित करने के लिए कम से कम एफर्ट यूज होता है। यानी किसी एक ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको मात्र 3 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मात्र 3 बिंदुओं की सहायता से आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं फील्ड पर। उसके बाद बड़े ही इजी फॉर्मूलेस का यूज करके आप इन ट्राइंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और एट लास्ट आपको जो भी कार्य करने के लिए कहा गया है आप ट्राइंगल्स की सहायता से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक रूल होता है ट्राइंगुलेशन करने का। कहा जाता है कि जब भी कभी आप ट्राइंगुलेशन कर रहे हैं यानी त्रिकोणीकरण कर रहे हैं, तो आपके जो जो ट्राइंगल्स का आप यूज कर रहे हो, जिन ट्राइंगल्स को आप बना रहे हो, वो ट्राइंगल वेल कंडीशनड ट्राइंगल्स होने चाहिए, यानी उन ट्राइंगल्स की भी एक कैटेगरी होती है। ऐसा नहीं कि आपने मन से किसी भी आकार का आड़ा तिरछा ट्राइंगल बना लिया। देखिए जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल हमेशा आदर्श ही बनेगा। एक आदर्श ट्राइंगल क्या होता है, सर्वेक्षक की भाषा में एक आदर्श त्रिकोण वह त्रिकोण है जो कि या तो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और या तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वह ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। जैसे सामने जो मैंने ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल की लगभग तीनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसे मैं बोल देता हूँ अभी के लिए ट्राइंगल नंबर 1। उसी तरह एक ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी सिर्फ दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो दो भुजाओं का बराबर होने का मतलब क्या है, उनके अपोजिट के दो कोण भी बराबर होंगे। जैसे इक्विलेटरल में तीनों अपोजिट कोण बराबर होंगे, उसी तरह इसकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होंगे। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं इन्हें हम आदर्श ट्राइंगल कहते हैं, दैट इज आइडियल ट्राइंगल्स, ठीक है ना। जिनको हम कार्य करते समय यानी त्रिकोणीकरण यानी ट्रायंगुलेशन करते समय हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, जो हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम जो ट्राइंगल्स बना रहे हैं वो लगभग लगभग या तो इक्विलेटरल बने या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल बने। ताकि इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है, ताकि आप इनका एरिया इनके साथ कोई भी किसी भी तरह का कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि इनका एरिया निकालना देखिए सबसे इजी होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। लेकिन कई बार ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह के ट्राइंगल्स को बनाना। तो जहाँ कहीं अलग अलग भुजाओं की आकार मतलब अलग अलग भुजा की लंबाई के त्रिकोण बन रहे हैं, वहां पर आप हीरोज फॉर्मूले का यूज करके भी उसका एरिया निकाल सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन कार्य को आसानी से करने के लिए और जल्दी करने के लिए हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि ट्राइंगुलेशन करते समय हम आदर्श त्रिकोणों का यूज करें, यानी आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ट्राइंगुलेशन का मतलब आपको समझ में आया होगा। अब ट्राइंगुलेशन और ट्रैवर्सिंग के बीच में एक रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पे ट्राइंगुलेशन करने के लिए आपने बेसिकली क्या किया है, पहले मैं सारी ड्राइंग्स को मिटा देता हूँ। तो ट्राइंगुलेशन करने के लिए आपने क्या किया, अलग अलग बिंदुओं को सीधी रेखाओं के एक समूह से, जो विभिन्न यहाँ पर बिंदु है, आप देख सकते हैं कई ट्राइंगल्स बनाने के लिए कई सारे स्टेशन पॉइंट्स को बनाया गया है। पहले कई सारे स्टेशन हैं, जितने बिंदु आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सभी स्टेशन बिंदु, ठीक है ना। तो इन स्टेशन बिंदुओं को सीधी रेखाओं की एक समूह से, कई सारी सीधी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सीधी रेखाओं का समूह है, सीधी रेखाओं के इस समूह को हम माला रेखा कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके चौथे चैप्टर में आएगा अभी, तो आप इसको याद कर लें। माला रेखा क्या होती है, सीधी रेखाओं के एक बंद या खुले समूह को, बंद समूह मतलब रेखा के समूह का जो मूल बिंदु है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, रेखा का जो समूह है उसी बिंदु पर आकर बंद हो, तो ये जो है एक बंद माला रेखा कहलाती है। उसी तरह माला रेखा ओपन भी हो सकती है, ठीक है ना, यानी उसका जो अंतिम बिंदु और जो प्रथम बिंदु है वो कभी एक नहीं होते इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह की माला रेखा सड़क, रेलवे मार्ग, नहरें आदि का रूट डिटरमाइन करने के लिए इस तरह के ट्रैवर्स का यूज किया जाता है। और जब कभी आपको किसी बंद क्षेत्र का, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए या फिर उसका आयतन या जलाशय की मात्रा ज्ञात करने के लिए की जाए, तो हमेशा एक क्लोज्ड ट्रैवर्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। एक बंद माला रेखा का प्रयोग किया जाता है, तो ये चीज आप अभी याद रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको ट्राइंगुलेशन और ट्रैवर्स क्या होता है दोनों के बारे में एक जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य के आधार पर देखिए जियोलॉजिकल सर्वे हो सकता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको जियोलॉजिकल नक्शा दिखाया था। तो जब भी आप पृथ्वी की सतह के नीचे विभिन्न खनिज संपदाओं का अनुमान लगाने के लिए आप सर्वेक्षण करेंगे, तो वो सर्वेक्षण क्या रहेगा आपका, जियोलॉजिकल सर्वे, दैट इज भूगर्भीय भौगोलिक सर्वेक्षण। फिर होता है माइन सर्वे, ठीक है ना। मेनली खनिज संपदा की का अनुमान लगाने के लिए जो सर्वेक्षण की अलग शाखा है उसे खनिज सर्वेक्षण भी कहा जाता है। माइन सर्वेइंग को जियोलॉजिकल सर्वे से, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे में जरूरी नहीं है कि आप खाली खनिज चीजों का, खनिज पदार्थों का आप अनुमान लगा रहे हो। पृथ्वी के नीचे विभिन्न प्रकार की चट्टानें, ठीक है ना, पृथ्वी की विभिन्न परतें जो हैं, उन परतों की मोटाई, चौड़ाई, गहराई, ये सब ज्ञात करने के लिए भी आप जो सर्वेक्षण कार्य करेंगे जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। वैसे ही पुरातात्विक सर्वेक्षण, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। फिर आता है मिलिट्री सर्वे, जिसका मतलब होता है सैन्य सर्वेक्षण। किसी भी तरह के सैन्य संबंधित कार्य के लिए आप जो भी सर्वेक्षण कार्य कर रहे हो वो सैन्य सर्वेक्षण कार्य कहलाएगा, चाहे उसमें आपको नक्शे बनाना हो, किसी अच्छे स्थान का अनुमान लगाना हो। फिर आता है फील्ड के नेचर के आधार पर, यानी जो क्षेत्र है,
क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर सर्वेक्षण का वर्गीकरण। लैंड सर्वे, लैंड सर्वे मतलब जब कभी भूमि पर, पृथ्वी की सतह पर आप साक्षात सर्वेइंग करने जाओगे तो जो सर्वेक्षण कार्य होते हैं वो लैंड सर्वेक्षण यानी भूमि सर्वेक्षण कार्य कहलाते हैं। जब कभी पृथ्वी की सर्वेक्षण के अलावा जैसे कई बार जो है समंदर में सर्वेक्षण करना पड़ जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बोट है, बोट के नीचे एक उपकरण लगा होता है जो कि सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग या फिर इंफ्रारेड या फिर एक्सरे इस तरह की किसी आधुनिक तकनीक पर कार्य करके पृथ्वी का समुद्र के तल का जो नक्शा है वो तैयार करता है, एक स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता है कि समुद्र में पानी है। आप खुद जा करके तो इस सर्वेक्षण के कार्य को इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे जितनी आसानी से आप उसको फील्ड पर कर लेते हैं। तो सर्वेक्षण की वह शाखा जिसमें हम ऐसे जगहों पर सर्वेक्षण कार्य करते हैं जहाँ पर पानी की बहुतायत होती है, तो उस तरह के सर्वेक्षण कार्य को हम मरीन सर्वेक्षण कार्य कहते हैं। ठीक है ना, जल जैसे हम हिंदी में कहेंगे मरीन सर्वेक्षण को आप हिंदी में कह सकते हैं जल सर्वेक्षण, ठीक है ना, या जलीय सर्वेक्षण। ठीक है ना, जैसे लैंड सर्वे हो गया भूमि सर्वेक्षण, मरीन सर्वे हो गया जलीय सर्वेक्षण। उसी तरह मान लीजिए अब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर उठ के सर्वेक्षण के कार्य कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में खगोलीय सर्वेक्षण। अब खगोलीय सर्वेक्षण की एक स्पेशल शाखा है, ये आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये जब आप हायर स्टडीज के लिए जाते हैं बीटेक वगैरह में, तो वहां पर आपको फिर इसका डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में, तारों की सापेक्ष स्थिति यानी कुछ हमारे स्टार्स ऐसे होते हैं आसमान में यानी अंतरिक्ष में जिनकी लोकेशन फिक्स होती है। ठीक है ना, जिनकी लोकेशन एक्चुअली फिक्स भी नहीं होती, वो रिलेटिव मूवमेंट तो होता है, लेकिन अर्थ के सापेक्ष में यानी पृथ्वी के सापेक्ष में यदि देखा जाए तो वो जो तारे हैं, कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनकी लोकेशन फिक्स होती है। जैसे आपने बचपन से सुनते आए होंगे सप्तऋषि का समूह, जिसमें 7 तारे एक हल के रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसे कुछ फिक्स स्टार की सहायता से, कुछ स्थिर तारों की सहायता से हम आकाश में यानी ब्रह्मांड में विभिन्न चीजों का सापेक्ष स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे तारों को यहाँ पर स्क्वायर से दर्शाया गया है। ठीक है ना, छोटे छोटे आपको ये वर्गाकार ये डब्बे जो दिख रहे हैं, ये उन फिक्स स्टार की स्थिति है, यानी ये सारे के सारे जो फिक्स स्टार हैं ये आपके मूल बिंदु का कार्य कर रहे हैं। और इन स्टार्स के रेफरेंस में हम कुछ नए ऑब्जेक्ट्स जैसे ग्रह हो गए, नए ब्रह्मांड हो गए, नेब्यूलास हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट का हम पोजीशन बताते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नया ग्रह खोजा गया, तो वो नए ग्रह की जो लोकेशन होगी ब्रह्मांड में वो किसी ना किसी ऐसे तारे या ऐसे ग्रह के आधार पर तो बताई जाएगी जिसकी लोकेशन खुद फिक्स हो। तो इस तरह के जो सर्वेक्षण कार्य होते हैं ये जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग कार्य कहलाते हैं, यानी खगोलीय सर्वेक्षण कार्य कहलाते हैं। खगोलीय सर्वेक्षण एक्चुअली जो है शाखा है, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। ठीक है ना, कई किताबों में लिखा गया है कि ये सर्वेक्षण की सबसे आधुनिक और सबसे रिसेंट शाखाओं में से है, मतलब बहुत बाद में जाकर के, तो गलत लिखा है। एक्चुअल में न्यूटन और आइंस्टाइन इन लोगों के ज़माने से, न्यूटन के ज़माने से जो है ये सर्वेक्षण कार्य लगातार किए जाते रहे हैं इंसानों द्वारा। तो ये सभी के सभी कार्य उस टाइम जो है इन सर्वेक्षण कार्यों को सिविल इंजीनियरिंग से नहीं जोड़कर देखा जाता था, इसी के लिए जो है इसको रिसेंट ब्रांच कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में सबसे पुरानी ब्रांचेज में से एक है। क्योंकि पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को बताने के लिए, किसी भी चीज़ का वर्णन करने के लिए तारों को ही देखा जाता था। उस टाइम ना हमारे पास घड़ियां हुआ करती थी, ना फीते हुआ करते थे, तो इस तरह के कोई उपकरण नहीं हुआ करते थे। तो हम सूर्य और अन्य ऐसे तारों को देख करके ही हम विभिन्न चीज़ों का पता लगा देते। ठीक है ना, सूर्य, जिस तरह सूर्य को देखकर दिन के समय का पता लगाया जाता था, उसी तरह रात के टाइम में मौसम में होने वाले बदलाव, ठीक है ना, और पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति में होने वाले बदलावों को इन रात के सितारों को देख करके बताया जाता था। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे है। ठीक है ना, आज के टाइम में आधुनिक हो गई है ब्रांच, हर चीज को का वर्णन करने के लिए कुछ नए टर्म्स होते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी। फिर अदर टाइप्स ऑफ सर्वेइंग की अगर बात करें तो फोटोग्रामेट्री है। फोटोग्रामेट्री का मतलब होता है सैटेलाइट सर्वेक्षण। ठीक है ना, इसको हम हिंदी में जो है भी फोटोग्रामेट्री ही बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, हवाई जहाज या उपग्रह यानी सैटेलाइट की सहायता से हम जो है पृथ्वी के सतह की कई सारी तस्वीरें खींच लेते हैं।
ठीक है। और इन तस्वीरों का प्रयोग करके फिर हम एक मैप तैयार करते हैं, एक नक्शा तैयार करते हैं। तो इस तरह जहाज अथवा उपग्रहों की सहायता से पृथ्वी के सतह में तस्वीरें खींचकर जो सर्वेक्षण कार्य किए जाते हैं उन्हें फोटोग्रामेट्री कहते हैं। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल सी। वैसी बाउंड्री सर्वेइंग होती है, ठीक है ना, सीमा सर्वेक्षण। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है वो होता है प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन, यानी जब कभी आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य आपको करने हो, ठीक है, आपको किसी की भी प्रॉपर्टी, यानी जो देख रहा हूँ कुछ बच्चे बहुत देर से ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टिसिपेंट्स की संख्या भी अभी बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं, इस वाले लेक्चर को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन अगले लेक्चर से मैं सभी से बोलूँगा कि टाइम से जो है किसी भी वेबिनार को ज्वाइन करें, क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है। तो हम बच्चों से यही अनुरोध करते हैं कि वो इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, और जो भी कमियां होती हैं वो भी आप बता सकते हैं हमको, हम बिल्कुल ओपन टू चेंजेस हैं। ठीक है ना। ठीक, तो बाउंड्री सर्वेइंग में हम सीमा, जैसे संपत्ति के कोने हो गए, सीमाओं और भूमि के क्षेत्रों की स्थापना करनी हो, अगर आपने, जैसे कि आपने सुना होगा कई बार गांव के क्षेत्रों में प्लॉटिंग का कार्य होता है। आपको कई बार कहा जाता है कि आज प्लॉटिंग हो रही है। तो प्लॉटिंग का कार्य एक्चुअली क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग, जो हमारे कैडेस्ट्रल सर्वेयर होते हैं, सीमा सर्वेक्षण वाले, वो आते हैं और प्रॉपर्टीज को जो है अलग अलग तरीके से प्लॉट करके उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो वो बाउंड्री सर्वेक्षण कार्य हो गए। ठीक है ना। फिर कंट्रोल सर्वेइंग होती है। अभी कंट्रोल सर्वेइंग में देखो क्या होता है, ऐसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रण सर्वेक्षण। ये कुछ नई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको मैंने नॉर्मली बताई नहीं है अभी तक। ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि संचित गहतोड़ी स्क्रीन के साथ मॉडिफिकेशंस करने की कोशिश कर रहे हैं। संचित प्लीज आप अपने स्क्रीन पर मॉडिफिकेशन ना करें, ठीक है, डिस्टर्बेंस मत करें। बाकी अगर वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है तो फिर आप, मैं इस पर एक वीडियो और बना दूंगा कि किस तरह आप जूम ऐप से जो है किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर। इसके सारी के सारी जो टूल्स एंड टैकल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो कंट्रोल सर्वेइंग क्या होता है, एक्चुअली इसमें एक नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है ना। नियंत्रण सर्वेक्षण में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्मारकों का एक नेटवर्क स्थापित करते हैं जो अन्य सर्वेक्षण परियोजनाओं के लिए संदर्भ ढांचे के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक बांध यानी एक डैम बनाने के लिए कहा, और डैम बनता कहाँ है, एक बहती नदी में। एक बहती नदी के बीच में एक ऐसा अवरोध पैदा करते हैं आप, जिसमें जल एक तरफ, जिसका जल एक तरफ, जल का एक तरफ, जिसके जल का संचय होता है। ठीक है ना। एक रिजर्वायर बनता है, एक जलाशय तैयार हो जाता है। तो वो जो संचित जल है, जो आपने, जो वाटर आपने कलेक्ट करके रखा है, फिर उस वाटर के हेल्प से हम जो है वो अन्य सर्वेक्षण के कार्य करते हैं, जैसे बिजली उत्पादन करते हैं। ठीक है ना। नहरों के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाते हैं जहां पर पानी की कमी है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इस तरह के कार्य करने के लिए, जैसे डैम बनाना है, पावर प्लांट बनाना है, या फिर बीच शहर में आपको किसी तरह का कोई ऐसा सुधार का कार्य करना है, डेवलपमेंट का कार्य करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे सर्वेक्षण नक्शे भी होते हैं, कुछ ऐसा कलेक्टेड डेटा भी होता है जिसके आधार पर हम फिर किसी नए सर्वेक्षण के कार्य को कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए डैम बनाने के लिए हमें नदी के उस सबसे संकरे मुहाने को ढूंढना होता है जहां पर कम से कम पदार्थ का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा पानी को संचित किया जा सके। ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा बड़ा रिजर्वायर कलेक्ट किया जा सके। देखिए, ठीक है ना, क्योंकि जितना हमारा सिविल इंजीनियरिंग में एक्चुअली जब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हम आते हैं तो हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य जो हो जाता है वो होता है कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कार्य करना। ठीक है ना। कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कार्य हो। तो उसके लिए जो है आप ये समझ सकते हैं कि कंट्रोल सर्वेइंग का मुख्य उद्देश्य में से एक ये हो गया। ठीक है ना। हम अन्य किसी नए सर्वेक्षण कार्य को शुरू करने के लिए जिन सर्वेक्षण कार्यों को अ, ढांचे के रूप में यानी संदर्भ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, एक रेफरेंस के रूप में हम जिन चीजों को यूज कर रहे हैं, उन चीजों को हम कंट्रोल सर्वेइंग के कार्य कहते हैं, यानी नियंत्रण सर्वेक्षण। और ये नियंत्रण सर्वेक्षण का कार्य है, ये साधारण संस्थाएं नहीं करती। जो हमारे सर्वे का हेडक्वार्टर है पूरे भारत का, जिसे हम सर्वेक्षण विभाग कहते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, हिंदी में कहा जाता है सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून के सर्वे चौक पे स्थित है। ठीक है। तो सर्वे चौक पर स्थित जो विभाग है, इसकी जिम्मेदारी है, इसकी मूल जिम्मेदारी होती है कि ये पूरे राष्ट्र भर में
अपनी सर्वे पार्टीज को भेज करके ये कंट्रोल सर्वेइंग का कार्य करते हैं। कंट्रोल सर्वेक्षण में जो इनका मुख्य कार्य होता है वो होता है बेंचमार्क स्थापित करना। ठीक है ना। अभी बेंचमार्क का क्या मतलब है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपका चौथा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। तो कंट्रोल सर्वेइंग अभी जो आपको समझना है वही समझना है कि कंट्रोल सर्वेक्षण कौन करता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है ना। ये बड़े पैमाने पर भारत के अलग अलग भागों का नक्शा बनाना, ठीक है, और नए कार्य करने के लिए कंट्रोल कंट्रोल जो के कार्य होते हैं वो करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। फिर आता है इंजीनियरिंग सर्वे। नॉर्मली जो आप लोग कार्य करेंगे किसी भी कंपनी में, जब आप जेई बनेंगे, जूनियर इंजीनियर बनेंगे, तो जो भी आप कार्य करेंगे वो सारे इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कार्य कहलाते हैं। ठीक है। फिर टोपोग्राफिक सर्वेइंग है। मैंने आपको कुछ देर पहले एक स्थलाकृतिक मानचित्र दिखाया था, एक कंटूर मैप समोच्च नक्शा दिखाया था। तो इस तरह के नक्शे तैयार करने के लिए जो सर्वेक्षण कार्य किए जाते हैं उन्हें टोपोग्राफिक सर्वेइंग कहते हैं। ठीक है। स्थलाकृतिक सर्वेक्षण कार्य। ठीक है। इसको आप एक बार डेफिनेशन जरूर देख लीजिए। डेटा एकत्र करना और ये हिंदी में थोड़ा सा एरर है यहाँ पर, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के दिखा दूंगा। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपेयरिंग मैप्स शोइंग द लोकेशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स एंड एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड फॉर मल्टीपल यूजेस। ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र का प्राकृतिक और कृत्रिम यानी मैन मेड जो फीचर है उसे दर्शाने के लिए जो नक्शे तैयार किए जाते हैं उन्हें टोपोग्राफिक सर्वेइंग कार्य द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। रूट सर्वेस, मान लीजिए आपको दो शहरों के बीच सड़क बनानी है, तो ऐसे ही अपनी मर्जी से आप सड़क कार्य नहीं शुरू करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाता है। यहाँ पर भी सर्वेक्षण करने का जो मूल उद्देश्य होता है, कम से कम मटेरियल का यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा कितने गांवों को उस सड़क से एक दूसरे से जोड़ सकते हो। तो किसी भी सड़क का निर्माण करते वक्त जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को सड़क के माध्यम से बड़े शहरों तक जोड़ना। ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे हाईवेज एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग अपने थर्ड ईयर में, तो आप जानेंगे कि सड़क सर्वेक्षण करने के लिए किन किन चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो इसको भी सर्वेक्षण के एक अलग ही जो है शाखा के रूप में देखा जाता है, जिसे हम रूट सर्वे करना कहते हैं। ठीक है। उसी तरह जल में किसी भी तरह के संरचना का निर्माण करने के लिए जो सर्वेक्षण किए जाते हैं उन्हें हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे मैपिंग ऑफ शोर लाइन्स एट द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज, किसी भी समुद्र के किसी भी जलाशय का तल, और जलाशय कुछ भी हो सकता है, नदी भी जलाशय एक्चुअली एक झील भी हो सकती है, एक कृत्रिम यानी मैनमेड जलाशय हो सकता है, एक समुद्र हो सकता है। ठीक है ना। ओशियन हो सकते हैं। तो उनका जो बॉटम होता है यानी उनका जो तल होता है, तलछट होता है, उसका एक मैप तैयार करने के लिए जो सर्वेक्षण कार्य आप करोगे वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य कहलाएंगे। या फिर किसी की शोर लाइन, शोर लाइन मतलब आपको पता है कि समुद्र में भी बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है ना। जैसे इंडिया का आसपास जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, जो इंडियन ओशियन है, लेफ्ट साइड में अटलांटिक है, तो कुछ क्षेत्र समुद्र का होता है हर देश का, जिस क्षेत्र में वो जो है हाइड्रोग्राफिक संबंधित कार्य कर सकता है। जैसे मछुआरों को मछली पकड़ना अलाउड होता है। यदि आपके क्षेत्र में कहीं पर क्रूड पेट्रोलियम आपको ज़्यादा मिल जाता है तो आप वहाँ पर से पेट्रोल या क्रूड ऑयल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे कार्य जो होते हैं जो कि समंदर या अन्य किसी बड़े जलाशय में यानी वाटर बॉडी में किए जाते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कार्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली आज के प्रेजेंटेशन में मेरे पास कुछ और फोटोग्राफ्स भी थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन कुछ कारणों से मैं उसको आज आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्चुअली डिवाइस में एक फेलियर हुआ था जिस वजह से वो फाइल जो है मेरे पास है नहीं। तो आज के इस सेमिनार को, वेबिनार को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वेबिनार से आप समझे होंगे। मैंने कई ऐसी तस्वीरें दिखा करके, ऐसे कई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाने की कोशिश की कि सर्वेक्षण के जो विभिन्न जो प्रतिभाग हैं ये किस तरह, इनका क्या महत्व है, और क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको इससे पहले बताए हैं सर्वेक्षण के, उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाए। अब मैं बच्चों को अनुरोध करता हूँ कि अगले 5 मिनट में उनके जितने क्वेश्चन हैं वो अनम्यूट होकर एक एक करके, पहले तो आप अपना हाथ रेस करेंगे, तब मैं आपको जब रिस्पॉन्ड करूंगा तो आप अपनी अनम्यूट होकर के जो है बात बोल सकते हैं। तो यदि किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो अपना हाथ उठा करके पूछ सकता है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। ठीक है। एनीबडी वुड लाइक टू आस्क समथिंग अबाउट द वेबिनार टुडे? किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो मैं अगले 2 मिनट में वेबिनार को एंड कर दूंगा। आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं
और हाँ, बच्चों ने इस प्रेजेंटेशन, मैं भी इसे शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, ग्रुप में दोबारा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की थी उसमें इमेजेस नहीं थी, वो केवल आपके नोट्स बनाने के उद्देश्य से मैंने शेयर किया था, ठीक है ना। और बाकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आपको मिल जाएगी, तो आप जो है इसको फ्यूचर में जो लोग लेट आए वो देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें की गई थी, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगले हफ्ते मिलेंगे इसी तरह की एक नई वेबिनार सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।